तुर्की के डेरिनकुयू में विशाल अंडरग्राउंड शहर, भारत की प्राचीन अंडरग्राउंड सिस्टम्स। और अब इजिप्ट। 15 मार्च 2025 को, मात्र 2 वीक्स पहले, रिसर्चर्स ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट की जो विश्वास से परे है। इजिप्ट में कैफ्रा के पिरामिड के नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड शहर छिपा हुआ है, लेकिन ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा और इतना गहरा है कि मेरे जैसे लोग जो इस बात पर विश्वास करना चाहते हैं, वे भी पूरी तरह से हैरान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि रिसर्चर्स का दावा है कि उन्हें ये कैफ्रा पिरामिड के नीचे मिला है। ये बहुत ही मॉडर्न दिखता है, किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट जैसा। उन्होंने 5 बंद संरचनाएं खोजी हैं जो तिरछी छतों वाले फूस के मकानों जैसी दिखती हैं। लेकिन याद है, ग्रेट पिरामिड में राजा का कक्ष और रानी का कक्ष है जो बिल्कुल इसके जैसे ही दिखते हैं। इसलिए कैफ्रा पिरामिड में समान स्ट्रक्चर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने 8 सिलिंड्रिकल संरचनाओं की खोज की जो सीधे ग्राउंड के नीचे जा रही थी, और इनमें से प्रत्येक सिलेंडर के चारों ओर एक स्पाइरल संरचना थी। ये विशालकाय टेस्ला कॉइल की तरह दिखते हैं, किसी तरह के प्राचीन ऊर्जा डिवाइसेस। हमें नहीं पता कि ये ठोस संरचनाएं हैं या खोखली संरचनाएं। और तुरंत ही आप में से कुछ को डाउट हो सकता है, प्राचीन बिल्डर्स जमीन के नीचे ऐसे खोखले सिलेंडर कैसे बना सकते हैं? यह इम्पॉसिबल तकनीक है ना? नहीं, इसे पानी का कुआं कहते हैं। यह मुश्किल नहीं है। हम पानी तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े गोलाकार छेद बनाते हैं, और जब हम पानी तक पहुंच जाते हैं तब भी हम रुकते नहीं हैं। हम मैन्युअली कई फीट गहराई तक जाते रहते हैं। ऐसा इजिप्ट ही नहीं बल्कि दुनिया भर के प्राचीन लोगों द्वारा किया जाता रहा है। भारत अपने प्राचीन स्पाइरल कुओं के लिए जाना जाता है जो जमीन के नीचे बहुत गहराई तक जाते हैं। लेकिन मुझे सिलेंडरों की नहीं बल्कि उनकी लंबाई की चिंता है। वे जमीन के अंदर कितनी गहराई तक जा रहे हैं? 500 फीट, 1000 फीट या फिर 2000 फीट से अधिक? जी हाँ, शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि प्रत्येक सिलेंडर 2126 फीट की गहराई तक जाता है। यह वाकई असाधारण है, क्योंकि तुर्की के प्राचीन अंडरग्राउंड शहर डेरेकुयू को देखिए, ये लगभग 18 लेवल्स नीचे तक भूमिगत है, लेकिन इसकी गहराई केवल 200 फीट है। इजिप्ट का स्ट्रक्चर उससे 10 गुना ज्यादा गहरा है। अगर यह सच है तो हमने कुछ ऐसा खोजा है जो वाकई इतिहास और आर्कियोलॉजी को बदल सकता है। यह इतना गहरा है कि इसकी कल्पना करना असंभव है। देखो, हर कोई इस विशालकाय मूर्ति को जानता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आप इसके बगल में लोगों को देख सकते हैं, वे चींटियों की तरह दिखते हैं, है ना? लेकिन इसकी हील से लेकर सिर के ऊपर तक की ऊंचाई 111 फीट है। इसका मतलब आप हर सिलेंडर के अंदर एक के ऊपर एक 20 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रख सकते हैं। ये सिलेंडर जमीन के अंदर इतनी गहराई तक जाते हैं। कल्पना कीजिए 160 स्टैच्यूज ऑफ लिबर्टी की। यही वो गहराई और चौड़ाई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस कारण मुझे इस पर विश्वास करना कठिन लगता है, क्योंकि ऐसी तकनीक आज भी बहुत डिफिकल्ट है। उदाहरण के लिए, पूरी दुनिया में केवल एक ही इमारत है जो इससे ऊंची है, जिसे दुबई में बुर्ज खलीफा कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। और इसे जमीन के ऊपर बनाना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। अब ऐसी संरचना को जमीन के नीचे बनाने के बारे में सोचें। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिलेंडर के नीचे 2 विशाल क्यूब लाइक संरचनाएं हैं। प्रत्येक साइड की ऊंचाई लगभग 260 फीट है, जो 20 मंजिला इमारत से भी अधिक है। इन चेम्बर्स का उद्देश्य क्या था? क्या इनका उपयोग खोए हुए ज्ञान के डॉक्यूमेंट्स को संग्रहित करने के लिए किया जाता था? इसके अलावा सर स्कैन से एक विशाल अंडरग्राउंड परिसर का भी पता चलता है जो पूरे गीजा के पठार के नीचे 1 मील से भी ज्यादा लंबा है। क्या यह अटलांटिस से जुड़ा होगा? क्या इन अंडरग्राउंड क्षेत्रों में सरीसृप प्राणी जैसे नागा रहते थे? क्या यह नई वर्ल्ड व्यवस्था का गुप्त मिलिट्री बेस है? लेकिन इजिप्ट के अधिकारी, जो रिसर्चर्स का प्रवेश रोकने के लिए कुख्यात हैं, उन्होंने कैफ्रा पिरामिड को स्कैन करने की अनुमति कैसे दी? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये स्कैन एक प्राइवेट कंपनी के परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट की मदद से किया गया था। पृथ्वी से 400 मील ऊपर स्थित 2 उपग्रहों से रडार सिग्नल्स भेजे गए। उन्होंने इस तरह से स्कैन करवाया क्योंकि इजिप्ट के अधिकारी इस तरह के स्कैन को पिरामिड साइट पर कभी स्वीकार नहीं करते। ये वेल नोन है कि इजिप्ट के अधिकारी पिरामिडों पर डीप रिसर्च का विरोध करते हैं। दरअसल इजिप्ट के आर्कियोलॉजी का चेहरा माने जाने वाले डॉक्टर जाही हवास कुछ लोगों को पिरामिडियट्स कहने के लिए जाने जाते हैं। पिरामिडियट्स कौन है? जो कोई भी यह मानने से इनकार करता है कि पिरामिड केवल मृतकों को दफनाने के लिए कब्रें हैं, उन्हें पिरामिडियट्स कहा जाता है। इजिप्ट
इजिप्टोलॉजी की मुख्य मान्यता यह है पिरामिड कब्रों के रूप में बनाए गए थे बस। लेकिन यदि ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक मकबरा है तो इसे 4 दिशाओं के अनुरूप अलाइन क्यों किया गया है? क्या आप मुझे कोई मॉडर्न मकबरा बता सकते हैं जो मुख्य दिशाओं के साथ बिल्कुल अलाइन किया गया हो? और तीनों पिरामिड ओरान बेल्ट के 3 तारों के लेआउट से मेल क्यों खाते हैं? क्या आज कोई भी परिवार अपने मकबरे का निर्माण इस प्रकार से करेगा? पिरामिडों के विशाल आकार और उनके अंदर के जटिल पैसेजेस का तो जिक्र ही न करें। ये पिरामिड डेफिनेटली कब्रों के रूप में नहीं बनाए गए थे। ये कॉमन सेंस है, लेकिन इसका मतलब है कि वे मुझे भी पिरामिडियट कहेंगे। अब पिरामिडियट्स की इस सूची में कुछ नए नाम भी जुड़ गए हैं। कौन? ये शोधकर्ता जिन्होंने स्कैन की गई जानकारी और अंडरग्राउंड संरचनाओं के दृश्य जारी किए हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी दावा है कि ये पिरामिड कब्र के रूप में नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इससे कहीं अधिक कुछ है। उनका दावा है कि आप जो कैफ्रा पिरामिड देख रहे हैं वो तो आइसबर्ग का केवल एक टिप है, और आइसबर्ग की तरह ही वास्तविक संरचना का 90% हिस्सा जमीन के नीचे छिपा हुआ है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वे मेन स्ट्रीम इजिप्टोलॉजी के खिलाफ जा रहे हैं। इसमें लिखा है, सर टेक्नोलॉजी कैफ्रा प्रोजेक्ट संपूर्ण मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए। यह एक स्पष्ट संकेत है कि वे ट्रेडिशनल मार्ग पे नहीं चलना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि पेयर रिव्यू के नाम पर उन्हें धमकाया जाएगा और उनका उपहास किया जाएगा, जबकि अधिकारी उन्हें किसी भी फिजिकल एक्सप्लोरेशन के लिए इन साइटों तक पहुंचने से भी वंचित कर देंगे। इनफैक्ट आप डॉक्टर ज़ही हवास को हर दिन समाचारों में देख सकते हैं, जो इन शोधकर्ताओं को फेक खबरें फैलाने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। अब क्या ये शोधकर्ता वाकई विश्वसनीय है? हाँ, उनमें से एक है पीसा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कोराडो मालगा और दूसरे हैं स्ट्रैथक्लाइड विश्वविद्यालय के फिलिपो बियोंडी। हमें उनके साहस की सराहना करनी होगी, क्योंकि अब उन्हें सूडो वैज्ञानिक और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहा जाएगा और मुख्यधारा के विरोध के कारण वे अपने अकादमिक पद भी खो सकते हैं। लेकिन क्या शोधकर्ता विश्वसनीय तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उन्होंने पहले भी इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है? हाँ, एक्चुअली उन्होंने 2022 में गीजा के ग्रेट पिरामिड का अध्ययन करने के लिए इसी तकनीक का उपयोग किया है। हम सभी जानते हैं कि ग्रेट पिरामिड खफरे पिरामिड के ठीक बगल में है। ये 2022 का स्टडी विज्ञान पत्रिका रिमोट सेंसिंग में प्रकाशित हुआ था, और उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन किया वह बेहद इंटरेस्टिंग है। यहाँ ग्रेट पिरामिड का सैटेलाइट स्कैन का रिजल्ट है, और यहाँ ग्रेट पिरामिड के अंदर के ज्ञात कक्ष और मार्ग है। अब यदि आप दोनों को मिला दें तो आप देख सकते हैं कि वे एक्यूरेटली मेल खाते हैं। इससे साबित होता है कि उनकी सर तकनीक सही काम करती है, और उस समय किसी ने उन पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि वे केवल वही दिखा रहे थे जो हम पहले से जानते हैं। लेकिन जब उन्होंने यही तकनीक कैफ्रा पिरामिड पर लागू की और इन अंडरग्राउंड संरचनाओं को उजागर किया तो हंगामा मच गया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि इतना बड़ा अंडरग्राउंड शहर पिरामिड के नीचे मौजूद है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग विज्ञान पर नहीं बल्कि कहानी पर यकीन करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आम लोग आम सहमति से ही काम करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 YouTube वीडियो देखते हैं और उनमें से 8 में दावा किया गया है कि यह झूठ है, तो आप मानेंगे कि यह फर्जी खबर है। और इसके विपरीत, यदि आप 10 पोस्ट देखें जो दावा करते हैं कि यह लेजिट है, तो आप विश्वास करेंगे कि यह सच है। मनोविज्ञान में इसे सामाजिक प्रमाण कहा जाता है, और यह एक पूर्वाग्रह है जो हर किसी में होता है। उदाहरण के लिए, अब तक अधिकांश लोग यही सोचते थे कि रशिया एक बुरा देश है, और अब अचानक वे ये सोचने लगे हैं कि यूक्रेन ही वह बुरा देश है जिसने रूस को उकसाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेटिव बदल गया है, इसलिए कथा भी बदल गई है। और हमें ये स्वीकार करना होगा कि एक आम आदमी कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा कि वास्तव में क्या हो रहा है और इसके पीछे असली जिम्मेदार कौन है। तो क्या आपको यह मानना चाहिए कि कैफ्रा पिरामिड के नीचे एक अंडरग्राउंड सिस्टम मौजूद है? नहीं। तो क्या आपको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? नहीं। बस तब तक इस पर सवाल उठाते रहें जब तक कि यह संदेह से परे सही या गलत साबित न हो जाए। आप इसे कैसे सही या गलत साबित करेंगे? अगर इजिप्ट के अधिकारी आसानी से खोदी जा सकने वाली जगहों पर खुदाई शुरू कर दें, तो वे आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह सच है या नहीं। ऐसा करने का ये सबसे आसान तरीका है, और मुझे लगता है कि पॉसिबल है कि ये संरचनाएं वास्तव में अंडरग्राउंड रूप से मौजूद हों। लेकिन मेरे मन में कई सवाल हैं। क्या होगा अगर ये नेचुरल स्ट्रक्चर है? क्या होगा यदि ये नेचुरल दरारें या गुफाएं हैं जो चूना पत्थर की चट्टानों के नीचे गहराई में स्थित है? हम जानते हैं कि इन एरियाज में प्राकृतिक गुफाएं मौजूद हैं, और बेड रॉक्स में ऐसे दोष हमेशा देखे जाते हैं।
लेकिन शायद प्रकृति 8 समान दूरी वाले सिलेंडर नहीं बना सकती जो सभी एक ही गहराई तक भूमिगत हो और 2 क्यूब्स के अंदर समाप्त हो। इसलिए शायद वे एक्चुअली आर्टिफिशियल संरचनाएं हैं। दूसरा सवाल वाटर लेवल का है। ये सभी वाकई हैरान करने वाला है। याद होगा, इन संरचनाओं की गहराई 2000 फीट से नीचे जा रही है ना? लेकिन गीजा पठार पर वर्तमान वाटर लेवल सतह से लगभग 50 फीट नीचे है और कैफ्रा के पिरामिड की जमीन आसपास के एरिया की तुलना में थोड़ी ऊंची है, इसलिए वाटर लेवल लगभग 100 फीट गहरा है। इसलिए ये स्ट्रक्चर्स न केवल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, बल्कि ये अंडरवाटर स्ट्रक्चर्स भी हैं। लेकिन एक डिटेल ऐसा है जो वास्तव में शोधकर्ताओं के फाइंडिंग्स के ऑपोजिट है। सर, टेक्नोलॉजी पानी में प्रवेश नहीं कर सकती है और यह नहीं देख सकती कि पानी के अंदर क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो यदि वे ऊपर से स्कैन कर रहे हैं तो उन्हें पानी से होकर गुजरना होगा जो 100 फीट की गहराई पर है। लेकिन सर पानी के अंदर नहीं जा सकता, तो फिर उन्हें वाटर लेवल के नीचे 2100 फीट से अधिक गहराई में जाकर ये सभी डिटेल्स कैसे मिले? अब इससे ऑटोमेटिकली उनके कंक्लूजन्स खारिज नहीं हो जाते। हो सकता है कि उनके पास इसके लिए कोई और स्पष्टीकरण हो। ये शोधकर्ता एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। वे साइट पर अधिक स्कैन्स चाहते हैं। वे अपने फाइंडिंग्स को वेरीफाई करने के लिए भूकंपीय इमेजिंग और म्यूऑन डिटेक्शन जैसी तकनीक चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वे एक्चुअली अपनी खोज को वेरीफाई करने में इंटरेस्टेड है। हालांकि ये पॉसिबिलिटी है कि इजिप्ट के अधिकारी और मुख्यधारा के लोग उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करते हुए उनको ब्लॉक कर देंगे और आम लोग धीरे धीरे इस खोज को भूल जाएंगे। लेकिन एक सवाल सचमुच दिमाग को झकझोर देने वाला है। इस प्राचीन भूमिगत शहर का उपयोग कौन कर रहा है? मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे फिर बात करूंगा। बाय।